बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा। आज कौमी असम्बली में स्पीकर डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद असद कैसर स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुए और अहदे का हल्फ भी उठाया। असद कैसर ने आपको बताएं कि 176 जबकि खुर्शीद शाह जो उनके मद्दे मुकाबिल थे उन्होंने 146 वोट हासिल किए। और इस वक्त अगर सूरत हाल बताई जाए तो डिप्टी स्पीकर के लिए इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। इसके अलावा 2 सूबाई असम्बलियों में भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ। सिंध में पीपल्स पार्टी के आगा से राय दौरानी स्पीकर, जबकि डिप्टी स्पीकर का ओहदा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रेहाना लगारी के हिस्से में ही आया। और अगर केपी के सूबे की हम बात करते हैं तो वहाँ पर मुश्ताक गनी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद करदा थे वो स्पीकर केपी के जो हैं वो मुंतखब हुए हैं। और इसके अलावा महमूद जान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है वो डिप्टी स्पीकर के तौर पर मुंतखब हुए हैं। ज़ेर बहस जो मौजू हम लेकर आएंगे वो ये है कि आज कौमी असम्बली के नतीजा आने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से नारेबाजी की गई, एहतजाज भी किया गया, वोट को इज्जत दो के नारे भी लगाए गए और जाली मैंडेट के नारे भी सुनने में आए। और सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई कि 15 मिनट का वक्फा कर दिया गया। उसके बाद फिर खुर्शीद शाह ने, शाह महमूद कुरैशी ने और अयाज सादिक ने खिताब भी किया। कौमी असम्बली का इजलास जब दोबारा शुरू हुआ और खिताबात का सिलसिला भी शुरू हुआ तो खुर्शीद शाह की तरफ से असद कैसर को कामयाबी पर मुबारकबाद दी गई। खुर्शीद शाह ने यह भी कहा कि कायदीन ने पार्लियामेंट के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। इसके अलावा सरदार अयाज सादिक ने अपने दौर की तमाम बातें भी शेयर की हैं। बात करेंगे मखदूम शहाबुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले आज जो रवैया नून लीग की तरफ से अपनाया गया नए स्पीकर के मुंतखब होने के बाद पहले इजलास में, आप उससे मुत्तफिक हैं? ऐसा होना चाहिए था? देखिए जनाब, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है। दूसरी बात यह है कि जिस अंदाज में उन्होंने एहतजाज किया मुझे बिल्कुल उससे इख्तलाफ है। ये स्पीकर साहब के सामने चले गए सब के सब, ये डिसिप्लिन के खिलाफ है और मुस्लिम लीग नून का ये वतीरा रहा है। साबका दौर में जब हम इख्तिदार में थे ये ऐसे ही करते थे। अब भी जब भी हम पीपल्स पार्टी वाले अपोजिशन में थे, अगर हमने एहतजाज किया तो अपनी सीटों पे, अपने डेस्क पे, वहीं सीटों पे खड़े होकर और गो बाबा गो के हमने नारे लगाए और चुप करके 10 मिनट 15 मिनट के बाद हम ऐवान से बाहर चले जाते थे। ये तरीका है एहतजाज करने का, ये तरीका नहीं है जो इन्होंने आज अडॉप्ट किया है। मुझे इख्तलाफ है इससे। अच्छा मखदूम साहब, एक और बात ये कि जब मुत्तहिदा अपोजिशन का इस बात पर मुत्तहिद हुई तमाम अपोजिशन के एहतजाज किया जाएगा, चाहे वो एहतजाज पार्लियामेंट के अंदर हो या फिर बाहर हो, तो एहतजाज की नौयत के बारे में कुछ डिस्कस नहीं हुआ था कि किस तरह का एहतजाज किया जाएगा? पुरअमन होगा या अपनी सीटों पर बैठ कर होगा, या बाहर अगर एहतजाज करेंगे तो उसकी क्या नौयत होगी? देखिए, कोई ऐसी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है पीपल्स पार्टी के नून लीग की कि वो अब आपस में बैठ के पार्लियामेंट्री पार्टी की बुलाएं। हमेशा ऐसी होता है, पार्लियामेंटेरियंस बैठ जाते हैं जो चीदा लीडरान होते हैं दोनों तरफ से, और एक लाया अमल जो है वो तजवीज़ हो जाता है और उस पर सब अमल करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरे ख्याल में नून लीग का ये जिसे कहते हैं ना स्पॉन्टेनियस ये रिएक्शन था। सर, सब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। ये कहा जा सकता है कि इस एहतजाज पर पीपल्स पार्टी को उन्होंने एतमाद में नहीं लिया था। ये मैं मालूम नहीं, मैं तो यहाँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ। दूसरी बात यह है एतमाद में ले भी नहीं सकते थे कि इस कदर हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जहां तक ये मेरी गुजारिश, कता कलामी के लिए माफी चाहूंगी, कता कलामी के लिए माफी चाहूंगी। आपने कहा इस कदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फिर किस हद तक अंडरस्टैंडिंग है? क्योंकि एक टफ टाइम देने का दावा किया जाता है मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से, फिर किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, किस तरह का एहतजाज किया जाएगा? और फिर टफ टाइम जो देने के बाद बिलावल भुट्टो साहब भी करते रहे, अब भी कर रहे हैं कि हम बताएंगे कि अपोजिशन क्या होती है। सर, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि ये टफ टाइम क्या होगा? जी, टफ टाइम ये होता है ना कि जो वो बेज़ाब्तियां करेंगे उस पर हम इख्तलाफ का इजहार करेंगे, इसको कहते हैं टफ टाइम। खड़े हो जाएंगे, तनकीद करेंगे, कहेंगे ऐसे मत करो। देखिए, अपोजिशन का एक रोल होता है और वो सही रोल यही है कि अगर हुकूमत अपने दायरे से बाहर निकल रही है और कोई गैर जमहूरी अमल कर रही है तो उसका ऐलान किया जाए अपोजिशन की तरफ से और उनको कम से कम कहें कि मियाँ होश करो, जरा होश करो और खुदा से डरो।
तो सर आने वाले वक्त में जो एहतजाज किया जाएगा, क्योंकि मुत्तहदा अपोजिशन की तरफ से ये कहा गया, जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज किया जाएगा। अगर इस तरह का एहतजाज दोबारा किया जाता है, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ देगी फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का? देखिए बीबी, गुजारिश ये है, जहां तक जिस अंदाज से इलेक्शन हुआ है उसमें तो सब जितने भी अपोजिशन की पार्टीज हैं सबके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सबके सब, कोई ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी ने भी यही कहा है कि ये जो इलेक्शन हुआ है इसमें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो अपनी जगह पे, लेकिन जिस अंदाज से आज इन्होंने किया है पार्लियामेंट में, वो मैं समझता हूं सही नहीं है। ये पार्लियामानी आदाब के खिलाफ है, आदाब के खिलाफ। ठीक है सर, आप साथ ही रहिएगा, मजीद भी आपसे इस पर बात करूंगी। हमें ज्वाइन किया अनवारुल हक काकड़ साहब ने, बलोचिस्तान पार्टी से ताल्लुक है, आपका सेनेटर है। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर नून लीग ने आज एहतजाज किया, साथ में एमएमए भी मौजूद थी, उनके एहतजाज का क्या स्टेटस है सर? वो पीटीआई के खिलाफ क्यों सर पर एहतजाज है? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, कंबाइन अपोजिशन की जो एजिटेशन का पैटर्न है, मैं एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जब उसको देखता हूँ वो बड़ा डिवाइसिव है। उसमें कोई क्लैरिटी ऑफ थॉट और एक्शन नज़र नहीं आ रहा। PMLN, PPP, MMA, इन तमाम के विद इन अपोजिशन कैंप्स डिफरेंट एजेंडाज हैं और उन एजेंडाज के तहत ही वो अपने जो एजिटेशन का पैटर्न है उसको डिटर्मिन भी करते हैं और उसको एक्सप्रेस भी करते हैं। MMA बलूचिस्तान से एक साइजेबल तादाद में उनके MNAs और MPAs इलेक्ट हुए हैं। पहले दिन तो हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग और एक्सट्रीम पोजीशन उनकी दिखाई दी कि जी हम हेल्प भी नहीं लेंगे। फिर गालिबन थोड़ा सा जब रियलिटी चेक हुआ तो अपने ही अरकान शायद इस बात के लिए तैयार ना हों, तो उस पोजीशन से पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ PTI से ज़्यादा उन्होंने अपने जो इत्तेहादी हैं अपोजिशन के अंदर ही, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल MMA महमूद खान अचगज़ई साहब से एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जीती है, तो अब वो क्या उन्होंने उनके ख़िलाफ़ रिग किया है एलिजिडली, समझ में नहीं आ रही है, कंफ्यूज्ड सूरत हाल है। इस कंफ्यूजन से ज़ाहिर उनकी अपनी लीडरशिप बहुत अरसे बाद पार्लियामेंट से बाहर निकली है, और जब आप इतने अरसे बाद अनरूट हो जाएं पूरे सिस्टम से, तो फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो विजिबल भी होती है, अंडरस्टैंडेबल भी होती है, उसको एक्सप्लेन भी किया जा सकता है। उनकी वो फ्रस्ट्रेशन भी है, और साथ जितने अरकान इलेक्ट हुए हैं वो स्टेक होल्डर के तौर पे रहना भी चाहते हैं। तो इस गुमगू की कैफियत में वो एजिटेट भी कर रहे हैं और साथ भी रहना चाहते हैं। ठीक है काकर साहब, साथ ही रहिएगा, पीटीआई का मौक़िफ़ भी ले लेते हैं। रमेश कुमार हमारे साथ मौजूद है। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर जैसा टफ टाइम देने का दावा किया जा रहा था मुत्तहदा अपोजिशन की तरफ से, अगर परफॉर्मेंस बेस्ड चैलेंजेस हों तो फेस करने का दावा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन इस तरह की हुल्लड़बाजी जिस तरह से आज किया गया पार्लियामेंट में, इन साजिश और इन हथकंडों को आप कैसे डील करेंगे? ख़ास तौर पर खान साहब का मिजाज जो है इन चीज़ों को टॉलरेट कर पाएगा, और वो भी क्वेश्चन आवर में? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं कैसर साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा, और एक तसलसल जो जमहूरियत का जो चलना है और वो जारी रहा, और आज अच्छे तरीके से स्पीकर ने दूसरे स्पीकर को हैंड ओवर किया। अनसा साहब का भी जो टेन्योर था अच्छे तरीके से वो रहा, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करूंगा। आज अच्छी रवायत ये हो गई है कि 2-3 पॉलिटिकल पार्टी के जो हेड नहीं आए हैं वो बहुत अच्छा माहौल बन गया है, और इस तरह से जो स्थिति का माहौल है उससे ना भी असेंबली में बेहतर नजर आएगा। मखदूम साहब की जानिब दोबारा आना चाहूँगी। मखदूम साहब, आपने जो बात की बिल्कुल सही है कि आज जो एहतजाज किया गया उसकी नौयत ठीक नहीं है। पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी के तौर पर जानी जाती है, तो सर पीपल्स पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमा मौजूद थे वहाँ पर, इवन बिलावल भुट्टो साहब मौजूद थे वहाँ पर। एक जिस पॉइंट पर इत्तफाक हुआ था, इत्तेहाद हुआ था कि जो है वो एहतजाज किया जाएगा, उनकी तरफ से कोई जेस्चर भी नहीं दिया गया उसको रोकने के लिए या फिर नौयत को तब्दील करने के लिए। सर बिल्कुल जो खामोशी हो सवालिया निशान है एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस एहतजाज पर। नहीं, सवालिया निशान नहीं है। देखिए, हमारा इस तरीका अमल से इख्तलाफ है, ये तो इख्तलाफ नहीं है ना कि हम एहतजाज नहीं करेंगे, ये बात तो नहीं है ना। जिस तरीके से किया गया, और वहां आपने देखा कि एक हजूम स्पीकर साहब के सामने खड़ा हो गया, और जैसे मैंने अर्ज किया, मेरा जाती तजुर्बा है, PMLN हमेशा ऐसी करती है, हमारे जमाने में भी ऐसे करती थी कि सामने आ जाते थे। भाई ऐसे एहतजाज मत करो, अपनी सीट पे मौजूद रहो और तकरीर खिलाफ करो और खड़े हो जाओ सब के सब और एहतजाज करो।
और फिर वॉकआउट कर दो। ये तरीका होता है। पार्लिमानी आदाब के खिलाफ किया है जो इन्होंने किया। मुझे इत्तेफाक नहीं है इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, और रमेश कुमार इनको जी 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 सर, प्लीज पूरी कीजिए बात। इनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जायज तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बाज़ जगहों पे बेशुमार बेहद धांधलियां हुई हैं इलेक्शन में, बिल्कुल हुई हैं। ये तो नहीं कह सकते कि 100% शफाफ था। और मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक पार्टी ने कराया, खुदा बेहतर जानता है किसने किया। क्या ये जो एहतजाज है, क्या ये कोई असरअंदाज हो सकेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी पर? क्योंकि टफ टाइम देने की बात की जाती थी, मतलब उसमें अब कोई जान नजर नहीं आती है इस मुत्तहदा अपोजिशन में। देखिए जी, मैं तो कई प्रोग्राम्स में ये बात कर चुका हूँ। मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट ये है कि मुझे इस एहतजाज में कोई सीरियस थ्रेट नज़र नहीं आ रहा, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि कोई मॉरल इम्पास नहीं है। यहाँ पर लोग आपको वोट देने के लिए बाहर आपको मोबिलाइज नहीं हो सके, निकले नहीं हैं, तो आपके कहने पे कितने एहतजाज के लिए लोग निकलेंगे? ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जो अपोजिशन में हैं, और उन्हें संजीदगी से सोल सर्चिंग करनी चाहिए। क्यों लोग आपके लिए निकलें? क्या आप टर्किश उर्दगान जैसी सोसाइटी में आपकी पेनिट्रेशन है? क्या सोसाइटी के जो डाउन ट्रोडन क्लासेस हैं उनमें आपकी आउटरीच है? मखदूम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। सर, बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से कुछ एतराज़ सामने आया है शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के ओहदे के नामज़द करने पर मुत्तफ़िक़ा फैसला नहीं हुआ था सर? जी नहीं, मुत्तफ़िक़ा नहीं हुआ ना। देखिए ना, जब उन्होंने एतराज़ कर दिया है कि हम इनको तस्लीम नहीं करेंगे, तो इसके माने है कि कोई आपस में इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस चीज को मत भूलें कि पीपल्स पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सही, बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिस अंदाज में इलेक्शन हुआ है। तो मैं नहीं कह रहा कि हर जगह पे धांधली हुई है, बेशुमार जगहों पे धांधली हुई है, और खास तौर पे जनूबी पंजाब में तो बहुत धांधली हुई है। तो अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया शहबाज शरीफ साहब को, तो बजा तौर पर नहीं किया। ठीक है सर, साथ ही रहिएगा। रमेश कुमार साहब हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। रमेश साहब, जिस तरह का आज एहतजाज किया गया, तो नून लीग एक कमजोर अपोजिशन का रोल अदा करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस नौयत का एहतजाज नहीं चाहती है। प्रेशराइज होगी पीटीआई अपने दौर में? देखिए, मैं समझता हूं कि हमें अपोजिशन का इतना खौफ नहीं है, हमें अवाम के मसले मसाइल का है। जो हमने कमिटमेंट्स किए हैं अवाम के साथ, उसको हम वजन समझते हैं, हम उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। हम समझते हैं कि उनके किए हुए वायदे और 100 डेज प्लान जो हमने मैनिफेस्टो में दिया है वो हम पूरा करें। अपोजिशन ने अगर आज गलत हरकत की, जिसको सीनियर पार्लियामेंटेरियन, तज्जिया निगार, एंकर्स उस चीज को जो है वो अच्छी चीज नहीं समझ रहे हैं, तो मैं समझता हूं आइंदा असेंबली के अंदर वो नहीं होगा। क्योंकि आज जो पार्लियामेंट्री लीडरान भी बैठे थे, उन्होंने भी, और स्पेशली अख्तर मेंगल साहब ने बहुत अच्छी स्पीच की, और उसने कहा आज देख के मुझे हैरानगी हुई है कि सीनियर लीडरान के सामने ये क्या हो रहा था। तो मैं समझता हूं ये सारे मेंबरान के लिए एक मैसेज है कि ये सियासत जो डेमोक्रेसी जो चल रही है और उससे लोगों को खफा नहीं करें, तो इस वजह से ये रवायत दूसरी मर्तबा नहीं होगी। हमें सिर्फ और सिर्फ अपना है कि हम 100 डेज प्लान के ऊपर अपना काम करें, और हुकूमत भी और पीपुल्स पार्टी भी ये चाहती है कि जो टारगेट्स हैं पीटीआई के, वो बहुत मुश्किल टारगेट हैं और वो पूरे नहीं होंगे। इस वजह से वो आज खुद वो पीछे हट जाएंगे। मगर मैं समझता हूं कि देयर इज विल देयर इज ए वे। जब आदमी की एक ख्वाहिश नहीं, एक विल होती है, एक कमिटमेंट होती है अवाम के साथ, तो सच्चाई के साथ, नेक नियति के साथ, तो खुदा भी उसके अंदर रहमत अपनी जो है वो देता है, और ये मंजिल जो है उसके लिए आसान हो जाती है। तो तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो इकोनॉमिकली क्राइसिस है, पाकिस्तान के लिए जो फॉरेन रिलेशन के हवाले से जो क्राइसिस है, उन क्राइसिस से हम जल्द से जल्द जो है वो बाहर निकलेंगे। आप देखेंगे
कि जो मसले मसाइल हैं जो सालों तक हल नहीं हुए, 70 सालों में जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान जो उसका इमेज था जिसको पीछे देखा गया, मगर अब वो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान आपको आगे देखने में आएगा। ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन अब इस मुल्क में नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क में गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम, जात पात इसका तफावत नहीं होना चाहिए। इस पाकिस्तान को अगर हमें डेवलप करना है तो हमें मिलके जो रमेश कुमार साहब 100 डेज प्लान की आप बात कर रहे हैं तो जाहिर है अब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर भी मुंतखब हो चुके हैं, वजीर आजम भी अगले 2 दिनों में मुंतखब हो जाएंगे, तो 100 डेज प्लान जो है वो जाहिर है अब शुरू हो जाएगा उसके बाद से। तो ये 100 डेज प्लान विद इन 100 डेज आप अचीव कर लेंगे? देखिए, एक राइट ट्रैक होता है। जब आपको एक पता चलेगा कि पीटीआई की गवर्नमेंट आते ही उन्होंने राइट प्लस के ऊपर राइट पर्सन को लगाया है, उन्होंने पिक एंड चूज के ऊपर मेरिट को जो है वो नजरअंदाज नहीं किया और वो सही ट्रैक के ऊपर है, सही काम कर रहे हैं। अगर इमरान शाह ने कल अगर एक गलत हरकत की तो उसको बर वक्त नोटिस लिया गया। ये प्रोटोकॉल की चीजें, ये दादागिरी की चीजें अगर खत्म की जाएंगी तो एक पॉजिटिव मैसेज जब जाएगा तो मैं समझता हूँ 100 डेज के लिए जो सीढ़ी है उस सीढ़ी के ऊपर हमने जो वायदे किए हैं लाजमी है उस तरफ हम जब चलेंगे तो आवाम भी हमारे साथ होगी, मीडिया भी, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया भी हमारे साथ होगा, फिर सोशल मीडिया भी हमारे साथ होगा, तो अपोजिशन का ग्राफ जो है वो इतना बढ़ेगा नहीं। मगर अगर हमारे अंदर अगर कोई कोताही नजर आई तो फिर हमें अपोजिशन जो है वो टफ टाइम दे सकती है। इसका हमें बिल्कुल इस चीज का अंदाजा है। तो मैं समझता हूं इस वक्त खान साहब की जो कमिटमेंट्स हैं, अवाम के साथ जो किए हुए वायदे हैं, उसके ऊपर पूरी तवज्जो है और अपने लोगों को भी कहा है कि अब कम से कम सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ जो है वो मुजाहरा करें और अब आप इस तरीके से गवर्नमेंट रहते ये नहीं करें और ऑटोमेटिक जो इन चीजों को असेंबली को, जैसे आज मखदूम शहाबुद्दीन साहब असेंबली में नहीं है मगर उसने अगर टीवी के ऊपर देखा है, सीनियर पॉलिटिशियन है, तो उसने भी इस चीज को कहा है कि ये हमारी रवायत नहीं है। तो मैं समझता हूँ इन रवायत की वजह से। तो और दूसरी चीज ये कि अपोजिशन का जो इत्तेहाद है वो इत्तेहाद अभी से ही मुझे टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो जब अपोजिशन का इत्तेहाद ही टूट जाएगा तो फिर अपोजिशन की एक यूनिटी नहीं होगी तो उस चीज का, मगर हम उन चीजों को फोकस नहीं करें, हम ये फोकस करें अपोजिशन से ज्यादा कि हमारा जो मैनिफेस्टो है, जो हमने कमिटमेंट्स की हैं अवाम के साथ, उस कमिटमेंट्स को हम कैसे पूरा करें और उस कमिटमेंट्स के ऊपर हम हमेशा पॉजिटिव सियासत करेंगे, अब नेगेटिव सियासत नहीं करेंगे। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगा, इदारों को मजबूत किया जाएगा कि इदारे जो है वो इंडिपेंडेंटली इन चीजों को देखें। हमारी सारी तवज्जो उन डेवलपमेंट के कामों के ऊपर होगी, ये नहीं होगी कि हम उन चीजों को देखें कि इस बंदे को कैसे टाइट किया जाए कि ये हमारी मुखालफत नहीं करे। वो माजी की सियासत थी, अब उस माजी की सियासत से हम बहुत आगे निकल चुके हैं। चलिए सर, अवाम भी आपसे यही तवक्को करती है। काकर साहब, कुछ सुनने में आ रही हैं बातें कि इत्तेहादियों में वजारतों के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पीटीआई ने या खान साहब ने एतमाद में लिया आपको इस तमाम तर मामले पर? नहीं जी, वजारतों के हवाले से कोई बदइतमादी नहीं है, कोई खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। हमारे कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बलूचिस्तान के हवाले से कुछ कंसर्न्स थे जो हमने कम्युनिकेट किए और उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया। कल रात तशरीफ़ लाए थे इनका डेलीगेशन, जिसमें मोहतरम जहांगीर तरीन साहब थे, परवेज़ खटक साहब थे, असद कैसर साहब, उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। मखदूम की जानिब आऊँगी, ये फरमाइएगा कि सिंध में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी से मुंतखब हो गए, पहले तो आपको उसकी मुबारकबाद। इसके अलावा अब आगे जो मरहला है वो ये है कि ज़ाहिर है अपोजिशन इस दफ़ा तब्दील है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए अपोजिशन है इसमें सिंध असेंबली में, तो कोई टफ टाइम नज़र आ रहा है आपको? जी, टफ टाइम की बात नहीं है, गुजारिश ही है। पहले तो जो आपने फरमाया कि 100 डेज में, जरा अगर इजाजत दें तो मैं उस पर थोड़ी सी बात कर लूं। देखिए, 100 डेज में कोई अचीवमेंट नहीं हो सकती। 100 डेज में 100 डेज में सिर्फ ये पता चलता है कि ये जो हुकूमत है ये किस सिमत जा रही है। बिल्कुल सर, वो भी डायरेक्शन की बात कर रहे थे, सही कर रहे हैं। जी हाँ, और हुकूमत का आज़्म और हुकूमत का मोडस ऑपरेंडाई, इसका पता चलता है कि ये हुकूमत क्या इक़दामात कर रही है। तो 100 दिनों में कुछ अचीवमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, जहां तक सिंध की बात है, जी बिस्मिल्लाह, आप फरमाएं। ठीक है सर, आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। काकर साहब से राब्ता हमारा बहाल हो गया, उनका जवाब बीच में रह गया था। जी काकर साहब, इत्तेहादियों के हवाले से बात कर रहे थे आप। जी, मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा था कि हमारी कुछ पॉलिटिकल कंसर्न्स थे जो हमने कम्युनिकेट किया और हमें अनकंडीशनल सपोर्ट पीटीआई की जानिब से प्रोविंस में दी गई और हमारी फेडरेशन में अनकंडीशनल सपोर्ट है उनको और उनकी हुकूमत को।
बाकी जो कैबिनेट की पोजीशंस वगैरह हैं वो खान साहब का अपना डिसीजन है। ही बी मेकिंग हिज ओन टीम एंड ही हैज़ टू शो हिज कैप्टनसी पॉलिटिकली एज वेल। मेरे ख्याल में वी ट्रस्ट हिम। जो भी टीम वो क्रिएट करेंगे वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, बलूचिस्तान के लिए बेहतर होगा। हम उसमें आम आदमी की बेहतरी देखना चाहते हैं, प्रो पीपल अप्रोच देखना चाहते हैं और काफ़ी हमें उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह ये हमें जगह जगह पे दिखाई भी देंगी। ठीक है सर, साथ ही रहिएगा। एक मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, नाज़ीम ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। रमेश कुमार साहब, आज 176 वोट मिले हैं असद कैसर साहब को। वजीर आजम के लिए अपोजिशन वाजे हो गई है या अभी भी कोई इबाहम है आपको? देखिए, मैं समझता हूँ आपने एक हफ़्ता पहले ही सुना था कि हमारे जो वोट हैं वो 176 और 180 के दरमियान होंगे और प्राइम मिनिस्टर के लिए हमने कहा था कि 180 जो है वो वोट मिलेंगे। मगर हमने आज जो अपना जो तज्जिया किया था इसके ऊपर, स्पीकर की इलेक्शन के ऊपर, वो 176 किया था। तो आज जो 8 वोट जो खारिज हुए हैं, वो खारिज वोट में भी 4 वोट हमारे थे और 4 वोट जो है वो खुर्शीद शाह के थे। तो मैं समझता हूँ कि वो 180 की फिगर पहुँच रही है। वैसे 4 लोग जो है वो हमसे कोई ज़्यादा ही अपोजिशन की मोहब्बत करते हैं जिन लोगों ने वोट दिया है। हमारे 176 हमें जो है वो मिल चुके हैं और ये अच्छी रवायत है। खुर्शीद शाह ने जो एक कंटेस्ट किया और एक यूनिटी अपोजिशन की दिखाई और गवर्नमेंट की तरफ से भी एक यूनिटी देखने में आई सीक्रेट बैलेट के थ्रू, तो ये भी एक अच्छा एक हुआ है कि जो मेंबर दिली तरीके से इकट्ठे हैं, एक सपोर्ट में जो है वो गवर्नमेंट के साथ जो मेंबर है वो खड़े हैं और जो अपोजिशन के साथ है वो अपोजिशन खड़े हैं। अब ये अपोजिशन का है कि अभी से ही थोड़े से इनके आपस में मसले मसाइल चल रहे हैं, क्योंकि हर अपोजिशन के अंदर, इस अपोजिशन में पीपल्स पार्टी का डायरेक्शन एक तरफ है, नून लीग दूसरी तरफ डायरेक्शन है और मौलाना फजल रहमान तो वैसे ही असेंबली से जो आउट हो चुका है, तो इस वजह से वो तो असेंबली की सियासत ही नहीं चाहता है। ये तो पीपल्स पार्टी ने उनको मजबूर किया, तब उनके मेंबरान जो है वो असेंबली के अंदर आके और असेंबली के अंदर जो एहतजाज कर रहे हैं। मगर मैं समझता हूँ सारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल फोर्सेस जितनी भी हैं उनको पार्लियामेंट का तक़द्दुस जो है वो पाबंद नहीं करना चाहिए, स्पीकर की इज़्ज़त करनी चाहिए। आज अयाज सादिक ने अच्छी बातें की कि मेरे साथ कुछ भी हो, मगर मैं समझता हूँ कि स्पीकर की इज़्ज़त क्या होती है और इस वजह से मैं खुद भी करूँगा, अपने कुलीग को भी कहता हूँ कि कम से कम एक डेकोरम का जो है वो ख्याल किया जाए। और मैं जब भी करूँगा स्पीकर का नाम भी नहीं लूँगा, मैं ये कहूँगा कि जनाब स्पीकर साहब। तो एक असेंबली का, और स्पीकर साहब ने भी कहा है कि मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जब मैं केपीके में था तो केपीके के अंदर भी मैंने दिखाया कि किस तरीके की अपोजिशन, वहाँ पे भी ऐसी सख्त अपोजिशन थी, मगर मिल के सबको मैंने अकोमोडेट किया और इजलास चलाया। मैं यहाँ पे भी कोशिश करूँगा कि हैवी वेट सारे पार्लियामेंटेरियन और पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स यहाँ पे बैठे हैं। मुझे इस ऐवान का जो कस्टोडियन होते हुए मुझे फ़ख्र है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड बैठे हुए और मैं उनसे जूनियर हूँ, मगर फिर भी मैं इस हाउस का जो है वो कस्टोडियन बना हुआ हूँ खान साहब की वजह से और आप मेंबरान की वजह से। तो उसको भी इस चीज़ का एहसास था, ये तरबियत उसकी अच्छी थी, आज पहला खिताब ही उसका अच्छा था। तो मैं समझता हूँ असेंबली का माहौल आगे मुझे बहुत खुशगवार नजर आता है, जो एक प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन के खिलाफ जाएगा। ठीक है सर, नून लीग का मौक़िफ़ ले लेते हैं। जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, जिस तरह से आज एहतजाज किया गया पार्लियामेंट में स्पीकर के मुंतखब होने के बाद पहला इजलास था, सर जो जेस्टर दिया गया उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साथ नहीं दिया आपका। हमारे साथ सर मौजूद है मखदूम शहाबुद्दीन साहब। उन्होंने कहा कि इस नौयत का एहतजाज नहीं होना चाहिए था, जिस नौयत का एहतजाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है उस तरह का ठीक है एहतजाज। तो सर ये फिर पहले कोई एतमाद में नहीं लिया गया था या पहले नौयत के ऊपर डिस्कशन नहीं हुई थी? जिस तरह से आपने एहतजाज किया उसको डिनाई कर रही है पीपल्स पार्टी। देखिए जी, एहतजाज हर एक का हक है जिस तरीके से करना चाहे, उसके लिए जरूरी नहीं है कि इत्तेफाक राय पैदा की जाए और सबके सब आवाज होके। तो सर इस तरह के तरीके के ऊपर तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी टॉन्ट करती रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। मेरी बात सुनिए, पीपल्स पार्टी एक अलग पार्टी है
हम एक अलग पार्टी हैं, हम एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं। अभी भी हमने इस वक्त अपोजिशन करने के लिए और वो भी इलेक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी की मुखालफत करने के लिए हमने हाथ मिलाया हुआ है आपस में। जहाँ तक तो सर उसी पर ही एहतजाज किया गया था ना आज के अंदर अपोजिशन का ताल्लुक है, वहाँ पर अपोजिशन करेंगे, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, सब मिलके। लेकिन अरे ये नहीं है कि मुख्तलिफ राय, अगर कोई इख्तलाफी राय आ जाता है तो इख्तलाफी राय लोग अपनी देंगे नहीं। अब्दुल कादिर सर किस तरह से, सर यही तो पॉइंट था ना जिसके ऊपर मुत्तहिदा अपोजिशन सर सब इकट्ठे हुए थे। नहीं, मुत्तहिदा अपोजिशन बुनियादी तौर पर जो इत्तेफाक राय पैदा की गई है वो रिग्ड इलेक्शन के खिलाफ। मखदूम साहब ये फरमाइएगा, जिस तरह से अभी आगा सराय दुरानी भी यही कह रहे थे कि ऑपोजिशन का मसला नहीं है, मसला ये है कि इश्यूज पे डिपेंड करता है कि इशू क्या है। तो सर 100 रोज़ा प्लान जो है उसके अंदर भी जाहिर है सिंध के मामलात भी होंगे जो इमरान खान साहब ने स्केड्यूल्ड किया होगा कि उनको बेहतर करना है, और इसके अलावा जो अपोजिशन है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। अगर तो मामलात को दरुस्त समत में लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलती है 100 रोज़ा प्लान के ऊपर, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोऑपरेट करेगी? जी, जब देखिए जो भी वो मुस्बत कदम उठाएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी तायीद करेगी। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जितनी भी डेवलप्ड डेमोक्रेसीज है ना, जब लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट हो जाता है तो सबसे पहले उसे मुबारक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन देता है और वो ताउन करते हैं। हमारी रिवायत भी इंशाल्लाह यही होगी। और आगा सिराज दुरानी साहब बहुत सीनियर आदमी हैं और दयानतदार हैं, मजे हुए हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा काकर साहब आपकी तरफ आऊंगी एक दफ़ा फिर से। वही 100 डेज प्लान की अगर हम बात करते हैं तो सबसे अहम और बड़ा चैलेंज खान साहब के लिए क्या होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या होगा, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के लिए बलोचिस्तान में क्या होगा, प्रायोरिटीज़ के हवाले से कुछ बताइएगा। देखिए जी, गवर्नेंस के हवाले से राइट मैन फॉर द राइट जॉब, इसकी इंडिकेशंस अगर फर्स्ट 100 डेज़ में नज़र आ जाएं तो मैं समझता हूँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होगा। आप की मिनिस्टेरियल पोजीशंस, आपकी प्रोविंसेस में वहाँ पे कैबिनेट पोजीशंस, और उनको एक जनरल सेंस ऑफ पॉलिसी जो ब्यूरोक्रेसी को जाती है उसका फीडबैक आपको आना शुरू हो जाता है। इफ़ यू मीन बिजनेस, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, करप्शन पे क्लैम्प डाउन से मुराद मेरी ये नहीं है कि आप 100 डेज़ में पाकिस्तान को जो है ना ट्रांसफॉर्म कर देंगे हज़रत उमर के दौर की तरफ, नहीं, ये नहीं है पॉसिबल। लेकिन मैसेज लाउड एंड क्लियर हो कि अब जो टॉप मोस्ट पॉलिटिकल बॉसेस हैं वो मनी मेकिंग मशीन नहीं है। यहाँ कमर्शलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो लास्ट 4-5 डेकेड्स में इस माशरे के साथ, इस मुल्क के साथ जो एक जुल्म अजीम हुआ है, उसका रिवर्सल की इब्तिदा हो गई है। अगर इस इब्तिदा की यकीन हमें एज अ पार्टी या एज अ आम पाकिस्तानी, एज अ कॉमन सिटीज़न हमें आ जाए तो मैं समझता हूँ कि PTI के जो स्लोगन्स थे वो उन्होंने अचीव कर लिए। लेटर ऑन जो 5 साल होगा वो फॉलो अप के तौर पे देखा जाएगा कि इस डायरेक्शन में जो चीज़ें सेट हुई उसमें आपने कितना अचीव किया, 20%, 40%, 70%, उसके मुताबिक उनकी परफॉर्मेंस और कारकर्दगी को रेट किया जाएगा। रमेश कुमार साहब, यही बात जो काकर साहब कर रहे हैं, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। खान साहब रेलेवेंट और एक्सपीरियंस्ड बंदों को, जो लोग हैं उनको काबीना में लाकर जो है वो मिसाल कायम करेंगे, या फिर इत्तेहादियों को भी जाहिर है उनके साथ भी कुछ वादे वईद किए होंगे वो पूरे करेंगे? चैलेंज तो है। देखिए, मैं समझता हूँ एक मखलूत हुकूमत के अंदर जब हम इत्तेहादियों की सपोर्ट लेते हैं तो उनकी ख्वाहिशात ज़रूर होती हैं, मगर उन ख्वाहिशात उसमें कमी आ जाती है जब ख्वाहिशात रखने वाले भी जो इत्तेहादी होते हैं वो समझते हैं कि यहाँ पे एक परफेक्ट तरीके से काम हो रहा है, और अगर हमने किसी की मजबूरी का कोई फ़ायदा लिया तो आज के दौर के अंदर वो हमें भी क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। तो आज इस असेंबली के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे वो अपोजिशन में चाहे वो गवर्नमेंट में, उसकी तवज्जो जो है वो अवाम के फलाह और बहबूद की तरफ है। वो चाहती हैं, आज खुर्शीद शाह की स्पीच या सादिक की स्पीच ये वाज़ेह थी कि हम ये चाहेंगे कि ये पार्लियामेंट की जितनी भी कारकर्दगी हो वो आवाम के सामने आए, वो लाइव मीडिया के ऊपर चले,
तो अगर कोई भी गलत करेगा तो वो मीडिया के अंदर आएगी, तो अवाम उसको जो है थू करेगी कि भाई ये चीज़ सही थी, इसको क्यों गलत किया गया। तो जब यहाँ पे पार्टी के अंदर ये प्रैक्टिस ही नहीं होगी, और खान साहब ने अपनी पहली पार्लियामेंट्री लीडरान की जो पार्लियामेंट्री जो हमारे जो MNAs को जो खिताब किया था उसके अंदर भी कहा था कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे साथ बहुत सारे इत्यादि भी हैं, और जो लोग मेरे साथ सालों से इस जदोजहद में हैं वो भी कम से कम मुझे माफ़ कर दें। मैं अब जो भी काम करूंगा, क्योंकि लोगों ने मुझे जो अवार्ड दिया है, इस वजह से मैं मेरिट के ऊपर काम करूंगा। अगर किसी की दिल आज़ारी हो तो वो कम से कम दिल आज़ारी नहीं रखे, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को अगर डिलीवर करके दिखाना है, नया पाकिस्तान का सिर्फ नारा नहीं वो साबित करके दिखाना है, तो मुझे कम से कम मेरिट को जो है चूज करना पड़ेगा। मुझे पिक एंड चूज इन फेवरेटिज्म के ऊपर अगर मैं गया तो माजी के और अभी के फिर जो मिसाल जो है सेम मिलेंगे, तो फिर जो कोई तफात नहीं होगा। हमें यह भी पता है कि 2 महीनों के अंदर दोबारा 12 हल्कों के अंदर जो है वो लोकल जो इलेक्शन भी हो रही है। 6 सीटें हमने खाली की हैं, 2 क्यू ने खाली की है, एक शेख रशीद की है, एक हमजा शहबाज की है, 2 पहले ही जो है नहीं हुई है। 12 सीटों के ऊपर, क्योंकि हमारे लिए एक एक सीट इंपॉर्टेंट रखती है, तो हमें राइट ट्रैक के ऊपर चढ़ने के लिए पहला हमारा काम ये होगा कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अगर ये हमने नहीं किया तो फिर तो हमारी ट्रैफिक पहले ही अगर रॉन्ग वे पे चली गई, तो फिर तो मैं समझता हूं कि फिर तो 100 दिन का भी इंतजार नहीं होगा। 100 दिन का इंतजार तब होगा कि अगर हम राइट ट्रैक के ऊपर चढ़ गए। तो ये इस चीज का हमें बखूबी एहसास है। आप देखेंगे कि 100 दिन नया पाकिस्तान, 100 दिन, और इन चीजों को मैंने दोहराया है। तो सर अवाम भी यही एक्सपेक्ट कर रही है कि पहले 100 दिन में ही डायरेक्शन का पता चल जाएगा। ठीक है सर। अच्छा मखदूम साहब, आपकी जानिब आऊंगी, फरमाइएगा सिंध के मसाइल को, चीजों से आगाह होना चाहिए। ठीक है। अच्छा मखदूम साहब, सिंध के मसाइल को बिल्कुल आप भी डिनाई नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने खुद विजिट किया है इन इलेक्शंस के दौरान सिंध को, पूरे सिंध को विजिट किया है। बहुत सारे मसाइल हैं। अब आप क्या समझ रहे हैं? पहले विफाक में हम देख रहे थे कि बारियां लगी होती थी, अगर पीपल्स पार्टी है या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, अब एक डिफरेंट जो है वो पार्टी सामने आएगी विफाक में। आप क्या समझते हैं? कुछ स्ट्रैटेजीज प्लान की हुई हैं सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? क्योंकि पहले हमेशा जो है वो ये शिकवा किया जाता था कि कराची या जो सिंध है उसके साथ सौतेलेपन का सलूक किया जाता है। अगर ऊपर से जो है वो अच्छा सलूक किया जाता है, इक्वल सलूक किया जाता है, तो कुछ स्ट्रैटेजीज प्लान की हुई हैं पीपल्स पार्टी ने सिंध के लिए मसाइल हल करने के लिए? जी देखिए, सबसे बड़ा मसला सिंध में कराची है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। आपका ये कमर्शियल हब है, आपकी इंडस्ट्री यहाँ है, आपकी कॉमर्स यहाँ है। यहाँ से हमारे कमर्शियल पैटर्न जो है वो डिसाइड होता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो कराची में है। पहली बात, कराची की सफाई। कराची बिल्कुल गंदा शहर है, बहुत गंदा गलीज शहर है। इसको साफ सुथरा करना पड़ेगा। इसको कंपेयर करें लाहौर से, लाहौर इज मच बेटर दैट वे, जहां तक क्लीनलीनेस का ताल्लुक है। तो पहले तो सफाई होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ एक गरीब तबका है। गरीब तबके को आपने अपलिफ्ट करना है। एक मैं अर्ज कर दूं, बहुत रुझान है खासतौर पर जनूबी पंजाब से भी, जो लोग भी अर्निंग्स करने जाते हैं ना, वो कराची जाते हैं। तो कराची पे एक बहुत बोझ है, हुकूमत के ऊपर बहुत बोझ है कराची। इसको हल करना आसान नहीं है। जी बिस्मिल्लाह। जी फरमाइएगा सर। अच्छा, तो बड़ा मुश्किल है कराची के लिए 10 साल पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट रही, और आज मखदूम साहब ने जो स्टेटमेंट दी, मैं उसका खैर मकदम करता हूँ। मखदूम साहब ने इस चीज़ को माना कि कराची के अंदर गंद के ढेर लगे हुए हैं, और ये इसी वजह से हमने वोट से ज़्यादा कराची के अवाम के मसले मसाइल की वजह से हमने MQM का हाथ थामा, क्योंकि लोकल बॉडी सिस्टम उनके पास है। या हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिलके या लोकल बॉडीज के सिस्टम के साथ, उनके साथ मिलके हमें कराची की आवाम की खिदमत करनी है। क्योंकि कराची में आज सबसे बड़ा मैंडेट 21 सीटों में से 14 सीटें जो है वो कराची की आज PTI के पास हैं, 4 MQM के साथ हैं, और 3 जो है वो पीपल्स पार्टी की। तो बड़ा जो मैंडेट जो PTI को मिला, इसी वजह से सबसे ज़्यादा तरजीह दी गई कि MQM के साथ मिलके
हम कराची की आवाम, और कराची के अंदर जिस किस्म के गंद के ढेर लगे हुए हैं उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है मेन पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट को जाती है। बलूचिस्तान के कुछ मसाइल की भी बात कर लेते हैं। काकर साहब फरमाइए, साहब ने इस चीज को रियलाइज किया है, मेरे भाई है मखदूम साहब, और मैं उनको जो ना कहता हूं कि बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने रियलाइज किया है कि वहां पे सिंध गवर्नमेंट ने कराची का जो है ना ख्याल नहीं किया है। ठीक है सर। काकर साहब, बलूचिस्तान के मसाइल की एक बात अगर हम करें तो प्रायोरिटीज में कौन कौन से मसाइल हैं, क्योंकि विफाक की अगर हम बात करते हैं, मरकज की बात करते हैं तो इत्तेहादी जमात है और सूबे में आप खुद हैं। देखें जी, हम समझते हैं कि बलूचिस्तान को सबसे बड़ा बेनिफिशरी सीपैक के कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। बलूचिस्तान में जो नया तबका उभर के लोअर मिडिल क्लास का सामने आ रहा है, जॉब क्रिएशन के हवाले से बड़े संजीदा चैलेंजेस हैं। बलूचिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर में बाकी मुल्क से को 50 साल पीछे है। हमारे पास अभी तक कोई ड्यूल कैरेज वे पूरे प्रोविंस में नहीं है। क्वेटा कराची की शाहराह जो है वो भी सिंगल रोड पे मुश्तमिल है। उसके साथ साथ पानी के, बिजली के मकरान में हमारे अभी तक नेशनल ग्रिड के साथ हम कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। हमारी बिजली डिपेंडेंट है ईरान से सप्लाई पे। हमारे यहाँ जो अंडर वाटर टेबल है वो एक डेंजरस लेवल तक पहुंच चुका है। पानी के हमें बड़े संजीदा चैलेंजेस हैं। तो ये वो तमाम के तमाम चीज़ें हैं जो कि गवर्नेंस जो बेहतर होगी उसके हमें नताइज भी और रिजल्ट्स भी बेहतर नज़र आएंगे। ठीक है, रमेश कुमार साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इन तमाम तर मसाइल के हल पर और स्ट्रैटेजीज पर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बलूचिस्तान प्रायोरिटी है, और अब पीटीआई एक ही जमात है जो फेडरेशन की जमात है, जिनकी चारों सूबों के अंदर नुमाइंदगी है। और बलूचिस्तान की दो बड़ी जमातें, एक तो पीटीआई के अपने भी एक दो एमएनए बने हैं, उनका भी, क्योंकि कोयटा से कासम सूरी को आज डिप्टी स्पीकर बनाया जा रहा है, मगर बाप के भी जो है वो 5 मेंबर हमारे साथ हैं और अख्तर मेंगल के भी हैं। अख्तर मेंगल साहब का भी एक बड़ा रोल है। को तो फिर मद्देनजर रखना पड़ेगा, मजबूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एहसास महरूमी खत्म करने के लिए हर स्टेप लिए जाएंगे। सर मखदूम साहब, आप भी कोई लास्ट कमेंट करना चाहें? जी, मैं ये कहना चाहता था कि जहां तक एमक्यूएम का ताल्लुक है वो हमेशा सरकार दरबार के साथ होते हैं, हमेशा। अब आप देखिए कराची में जो लोकल गवर्नमेंट है वो इनके पास है, और इसके बावजूद कराची खलीज है। दूसरी बात, तीसरी बात, और ये कर कुछ नहीं सकते, करते नहीं है, इनकी डिजायर भी नहीं है, इनकी वेल डिटर्मिनेशन भी नहीं है, और फिर हमेशा कहते हैं कि जी हमें करने नहीं दिया जा रहा, हमें करना नहीं दिया जा रहा। ठीक है सर, एमक्यूएम भी हम इस दफा देख रहे हैं कि दावेदार पार्टी के साथ है, तो कुछ तब्दीली तो हम भी तवक्को कर रहे हैं और अवाम भी तवक्को कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेरे मेहमानों का, मखदूम शहाबुद्दीन साहब, अनवारुल हक काकर साहब, रमेश कुमार साहब। प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।